हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो फाइनली आज हम लोग इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र का चैप्टर 6 जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू डील करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंस थ्योरी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस पॉइंट हैं, सारे को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी हम लोग का थ्योरी नहीं छूटेगा इस चैप्टर का। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये समष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6 खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। हम लोग का अर्थशास्त्र दो पार्ट में बटा हुआ था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र पहले ही हम लोग क्लियर कर लिए हैं, पूरा थ्योरी को पढ़ लिए हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरा तरह से हम लोग अध्ययन कर लिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र चल रहा था, तो समष्टि अर्थशास्त्र का आज जो है ये लास्ट चैप्टर है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। तो हमको पहले ये समझना है कि खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी क्या होता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें व्यापारी आर्थिक नीति का पालन करते हुए खुले तौर पर यानी फ्री होकर के एक देश के अंदर या बाहर व्यापार करता है यानी बिजनेस करता है, उसी को क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। आपको बताया गया था फ्री ट्रेड के बारे में यानी मुक्त व्यापार के बारे में। मुक्त व्यापार में क्या होता है कि कोई भी देश का नागरिक या फिर कोई भी देश का व्यापारी एक देश से दूसरे देश में जाकर के व्यापार कर सकता है। उसमें इतना कर का बोझ नहीं डाला जाता है, उनको एक तरह से फ्री यानी स्वतंत्र होता है एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में। बिजनेस यानी व्यापारी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं यानी बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें मुक्त व्यापार की अवधारणाएं होती है यानी मुक्त व्यापार किए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे? जो खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था का दर्शन है जिसमें समाज के लोग किसी भी यानी किसी से भी किसी भी समय किसी भी स्थान तथा समय पर व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यह विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है तथा अधिकांश अर्थव्यवस्था जो है वो खुली अर्थव्यवस्था क्या है? अधिकांश यानी ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी है। अभी का दौर में, अभी का युग में, अभी का दौर में, वर्तमान समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो खुली अर्थव्यवस्था है क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश से व्यापार किए बिना अभी गुजारा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि चाइना का सामान बहुत सारे देश अभी क्या करते हैं? उनको डिलीवर करते हैं, उनको मतलब इंपोर्ट करते खरीदते हैं। क्या अगर वो चाइना का सामान को अभी खरीदना बंद कर देगा तो वो क्या जीवित रह पाएगा? वो जिंदगी का अच्छा तरह से चला पाएगा? वो देश अपने नागरिकों को अच्छा तरह से बेहतर ढंग से मतलब चला पाएगा या फिर जिंदगी का एक अच्छा स्वरूप दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो है अभी का दुनिया जो है पूरा तरह से खुली अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है यानी मुक्त व्यापार पर डिपेंड है। अगर मुक्त व्यापार अगर पूरा दुनिया बंद कर लेती है, कोई भी देश अगर बंद कर लेती है तो उनको स्वतः यानी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जैसे कि भारत जो है आत्मनिर्भर बनने की कगार पर है यानी बनने की ओर अग्रसर है। और आत्मनिर्भर बनना भी चाहिए क्योंकि किसी दूसरे देश पर जब तक आप डिपेंड रहेंगे तब तक वो एक तरह से क्या कहेंगे? गुलाम ही रहना पड़ेगा उसका। ठीक है, अगर चाइना के साथ अगर कोई टनफन हो जाती है किसी भी देश का तो वो क्या करेंगे? सामान को यानी इंपोर्ट को बंद कर देंगे, आयात को बंद कर देंगे। तो वो क्या होगा कि वहाँ किसी तरह से वहाँ का जिंदगी मतलब वहाँ का लोगों का जिंदगी क्या होगा? एक तरह से वहाँ ये हो जाएगा, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी मुसीबतें होती है अगर खुली अर्थव्यवस्था नहीं होती तो। ठीक है, अब देखिए आगे हमको बताया जा रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था के जुड़ाव को स्थापित करने की 3 विधियां होती है। पहला जो विधि है वित्तीय बाजार, दूसरा जो विधि है निर्गत बाजार, तीसरा जो विधि है श्रम बाजार। ठीक है, तो 3 विधियां हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि खुली अर्थव्यवस्था के जुड़ाव को स्थापित करने वाली विधियों का वर्णन करें। तो आप 3 विधि जानते हैं, तीनों विधि को आप डिफाइन के साथ, परिभाषा के साथ लिख देंगे तो आपका नंबर वहां नहीं छटेगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो विधि है वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट। कई बार एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदती है। इससे विनियोजकों को घरेलू तथा विदेशी परिसंपत्तियों को चुनने का मौका मिलता है। यह हो गया आपका वित्तीय बाजार। इससे भी क्या होता है कि खुली अर्थव्यवस्था का जुड़ाव होता है, मतलब एक देश का अर्थव्यवस्था दूसरे देश का अर्थव्यवस्था से जुड़ता है, मतलब कनेक्ट होता है। दूसरा जो विधि है वो क्या है? निर्गत बाजार यानी आउटपुट मार्केट। तो एक अर्थव्यवस्था अन्य देशों से
सेवाओं तथा वस्तुओं में व्यापार करती है। इसी को इससे क्या होता है कि विकल्प विस्तृत होता है, विकल्प का जो स्तर है वो क्या होता है, विस्तृत होता है। अगर कोई देश दूसरे देश से व्यापार करेगा, दूसरे देश का अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएगा, तो जो देश जुड़ेगा तो उस देश के नागरिकों के सामने विकल्प का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो कोई भी सामान को अब खरीद सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि देश में ही जो सामान बन रहा है उसी को खरीदेगा, वो अब दूसरे देश के भी सामान को खरीद सकता है। मतलब उसके सामने विकल्प ज्यादा हो गया। विकल्प क्या हो गया, विकल्प स्तर विस्तृत हो गया, यानी विकल्प स्तर जो होता है विस्तृत हो जाता है। तो ये सेकंड विधि है निर्गत बाजार। तीसरा जो विधि है वह है श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट। ये क्या होता है, देखिए फर्म यह चयन कर सकती है, जाहिर सी बात है फॉर्म ये चेंज कर सकते हैं कि उत्पादन कहाँ किया जाए। जाहिर सी बात है फॉर्म हम अगर फॉर्म कहीं अगर बैठाएंगे तो कहाँ फॉर्म बैठाया जाएगा, कहाँ उत्पादन किया जाएगा, तो ये फॉर्म का मालिक पर डिपेंड करता है, यानी फॉर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। तथा श्रमिक ये चयन कर सकता है, ये मतलब सिलेक्शन, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन यानी चुनना, मनपसंद काम, ठीक है। तो श्रमिक ये चयन कर सकता है कि वह कहाँ काम करे, कह सकता है कि वह काम कहाँ करे, एक फॉर्म में, ये जगह में, दूसरा फॉर्म में या तीसरा फॉर्म में। ये किस पर डिपेंड करता है, श्रमिक पर डिपेंड करता है, मतलब इच्छा अनुसार, ठीक है। तो ये तीन विधियां होती है खुली अर्थव्यवस्था के जुड़ाव को स्थापित करने का, ठीक है। तीनों विधि हम पढ़ लिए। अब आगे हमको बताया जा रहा है कि विदेशी आर्थिक एजेंट ये क्या होता है, कि विदेशी आर्थिक एजेंट किसी भी यानी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय करेंसी यानी जो राष्ट्रीय करेंसी होती है, जैसे कि हमारे देश का रुपया है, ठीक है, तो जैसे कि बांग्लादेश का टाका है, बहुत सारे देश का डॉलर है, अरब यानी अरब है, रियाल है, बहुत सारे देश का अलग अलग करेंसी होता है, ठीक है। यानी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करती है, तभी एक्सेप्ट करती है जब करेंसी की क्रय शक्ति स्थिर रहती है, ठीक है। यानी उसका जो मूल्य रहता है, उसका जो वैल्यू रहता है वो स्थिर रहता है, वो घटता नहीं है, वो घटेगा नहीं, तभी मतलब कोई भी संस्था जो है विदेशी आर्थिक एजेंट वो चीज को, वो करेंसी को ये करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई करेंसी, अगर कोई विदेशी आर्थिक एजेंट है, अगर वो भारत का मुद्रा को, करेंसी को अगर वो ग्रहण करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि ये मुद्रा को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ये करेंसी को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, तो आगे चल के इस करेंसी का तो वैल्यू नहीं गिर जाएगा, इस करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा तो हम नहीं लेंगे। अगर इसका करेंसी का वैल्यू अगर स्थिर रहेगा तभी लेंगे। तो वही बात आपको कही जा रही है कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार की जाती है, तभी मतलब एक्सेप्ट की जाती है, जब करेंसी की शक्ति जो होता है, क्रय शक्ति यानी जो खरीदने की शक्ति होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब स्थिर रहती है, ठीक है। मुद्राओं का निराकरण करने और अंतरराष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली स्थापित की गई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली क्यों स्थापित की गई भाई, देखिए यहाँ जो होता है मुद्रा का निराकरण करने के लिए, यानी मुद्रा का निराकरण करने और अंतरराष्ट्रीय लेन देन में स्थापित स्थिरता स्थापित करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की मतलब जो होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई, मतलब इसका जरूरत पड़ गया, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है कि एक देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को या फिर कीमत को विदेशी विनिमय दर या सरल रूप से विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। विदेशी विनिमय दर या सरल रूप से विनिमय दर कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, एक देश की मुद्रा किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर या फिर सरल रूप से विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जो भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हम लोग का नहीं छूटेगा। देखिए बीओपी कहते हैं इसको, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है, अदायगी संतुलन या फिर शेष भुगतान इसको भी कहते हैं। इसका दो नाम आ गया, पहला नाम क्या है अदायगी संतुलन, दूसरा नाम क्या है भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी, ठीक है। तो किसी एक देश के निवासियों यानी किसी भी देश के निवासी हो, नागरिक हो, तो यानी किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समय अवधि में, यानी खास करके 2 साल मतलब निश्चित अवधि माना जाता है, यानी 2 ईयर्स माना जाता है। तो निश्चित समय अवधि में सेवाओं तथा वस्तुओं यानी सेवाओं और वस्तुओं तथा परिसंपत्तियों के लेन देन के जो विवरण होते हैं, जो भी लेखा जोखा होते हैं, जो भी डेटाज होते हैं, जो भी जानकारी होती है, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी कहते हैं। यानी दो देशों के बीच लेन देन यानी वस्तु सेवा और परिसंपत्ति का लेन देन का जो लेखा जोखा होता है, जो भी डेटा होता है, जो भी क्रियाक्रम होता है, जो भी उसका रिकॉर्ड होता है, जो भी डेटा होता है, उसी को क्या कहते हैं, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी संतुलन या फिर भुगतान संतुलन, भुगतान शेष कहते हैं, ठीक है। तो या बीओपी दो देशों के रूप में, या फिर यह दूसरे तरीके से हमको यह बताया जा रहा है कि बीओपी दो देश के बीच व्यापार में आदान प्रदान का लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब देखिए बीओपी तो हम समझ लिए, अब हम समझेंगे कि बीओपी के दो मुख्य खाते होते हैं। पहला जो खाता होता है चालू खाता, ठीक है, और एक होता है पूंजी खाता, ठीक है। तो पूंजी खाता हम जस्ट आगे पढ़ेंगे। तो चालू खाता के बारे में हम पढ़ते हैं कि करंट अकाउंट किसको कहते हैं। देखिए
ये जो होता है ये बीओपी का अल्पकालिक प्राप्ति व भुगतान को दर्शाता है। प्राप्ति का मतलब होता है रेवेन्यू, ठीक है, यानी प्राप्ति का मतलब क्या होता है रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद प्राप्ति व भुगतान को दर्शाता है। यह संतुलित या असंतुलित हो सकता है। ये चालू खाता संतुलित भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है, बैलेंस अनबैलेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दो ही चीज हो सकता है, न्यूट्रल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हमको बताया जा रहा है कि चालू खाता उद्योगपतियों, फर्म, कंपनी आदि द्वारा खोले जाते हैं। इसमें निकासी व जमा की कोई सीमा नहीं होती। ये जो होते हैं चालू खाता किसके द्वारा खोले जाते हैं? उद्योगपति हो गया, बड़े बड़े फर्म के मालिक हो गए, बड़े बड़े कंपनी के मालिक हो गए, ये लोग क्या करते हैं कि चालू खाता को खोलते हैं। क्योंकि चालू खाता की क्या खासियत होती है? इसमें निकासी व जमा की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। बहुत सारे खाते में क्या होता है कि इतना मतलब लिमिटेशन लगा दिया जाता है कि इतना रुपया आप एक दिन में निकाल सकते हैं, इतना रुपया आप एक दिन में जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लिमिटेशन लगा देता है। लेकिन इसमें लिमिटेशन नहीं होता, चालू खाता में कोई लिमिट नहीं होता। ये किसके द्वारा खोले जाते हैं? उद्योगपति, फर्म के मालिक, ये सब के द्वारा खोले जाते हैं। तो चालू खाता बराबर, चालू खाता यह फॉर्मूला होता है, चालू खाता बराबर दृश्य मदों प्लस अदृश्य मदों का निर्यात माइनस कर देंगे, यह माइनस है, देख सकते हैं आप, दृश्य मदों प्लस अदृश्य मदों का आयात, ठीक है, यानी दृश्य और अदृश्य मदों का आयात को घटा देंगे किसमें? दृश्य और अदृश्य मदों के निर्यात में। तो क्या निकल जाएगा? चालू खाता निकल जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि चालू खाता संतुलन में होता है, यानी चालू खाता संतुलन में बैलेंस में होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां यानी रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतानों के बराबर होती है। तब क्या होता है कि चालू खाता किसमें होता है? बैलेंस में होता है, संतुलन में होता है। चालू खाता तथा चालू खाता के आधिक्य का अर्थ, यानी चालू खाते के आधिक्य का अर्थ है कि एक देशों को, किसको? यानी एक देशों को अन्य देशों से लेना है, और चालू खाते के घाटे का अर्थ है कि देश अन्य देशों की ऋणी है। क्या लेना है भाई? जो भी पैसा होता है, जो भी लेन देन परिसंपत्ति होती है, जो भी वस्तु होती है, उसको लेना है। और चालू खाते के घाटे का अर्थ यह होता है कि अन्य देश, क्या होता है कि देश अन्य देशों के क्या है? ऋणी है, मतलब कर्जदार है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए आगे हमको बताया जा रहा है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई मतलब भास्ट टॉपिक नहीं है। तो ये आगे हमको बताया जा रहा है कि व्यापार संतुलन यानी बीओटी, बॉट, एक हम पढ़े बीओपी पढ़े यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये किसी देश की किसी निश्चित समय अवधि में निर्यातों यानी एक्सपोर्ट और आयातों के मूल अंतर होते हैं। क्या होते हैं? मूल डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं। कितना अंतर पाया गया, कितना इसमें डिफरेंस पाया जाता है, यही होता है बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो वस्तुओं के निर्यात को क्या कहते हैं? वस्तुओं के निर्यात को बीओटी में क्रेडिट यानी जोड़ दिया जाता है, और आयात को क्या किया जाता है? बीओटी में डेबिट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तब क्या निकल जाता है? बीओटी निकल जाता है, यानी व्यापार संतुलन निकल जाता है। यानी जितना निर्यात किया गया उसमें आयात को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? बीओटी निकल जाएगा, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल जाएगा, व्यापार संतुलन निकल जाएगा। आगे हमको बताया जा रहा है कि बीओटी को संतुलित कहा जाता है। यानी बीओटी को कब संतुलित कहा जाता है? जब वस्तुओं के आयात तथा निर्यात बराबर होते हैं। यानी एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, आई इज इक्वल टू ई, एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट बराबर एक्सपोर्ट, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तब बीओटी को क्या कहेंगे? संतुलित कहेंगे, बैलेंस्ड कहेंगे, ठीक है। लेकिन अनबैलेंस्ड कब कहेंगे? देखिए अधिक के यानी बीओटी में अधिक के कब कहेंगे? जब क्या होगा कि कोई देशों का आयात जो होगा, देखिए जब कोई देश वस्तुओं का आयात कम और निर्यात अधिक करता है, ठीक है, यानी कोई वस्तु बीओटी में अधिक कब होगा? जब कोई देश किसी अन्य देश से सामान को कम खरीदेगा और बेचेगा ज्यादा, तब उस स्थिति में क्या होगा कि बीओटी उस देश का अधिक क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है। और आगे हमको बताया जा रहा है कि बीओटी घाटे में कब होगा, ठीक है, यानी बीओटी जब घाटे में होगा तो जाहिर सी बात है ये देश जो होगा वो देश मतलब ज्यादा सामान को खरीदेगा बाहरी देश से, और कम सामान को मतलब निर्यात करेगा, भेजेगा दूसरा देश, कम सामान को बेच पाएगा। तो उस स्थिति में बीओटी जो होगा वो क्या होगा? बीओटी में कमी होगी, यानी घाटे की बीओटी होगी। तो बीओटी क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ये क्या होता है? आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है, आयात निर्यात तो आप समझते हैं। यानी आयात जो होता है वो आने वाली वस्तु की मात्रा को कहते हैं, चाहे वो वस्तु हो या फिर सेवा हो या फिर परिसंपत्ति हो, यानी कुछ भी हो सकता है आयात के रूप में। कोई भी देश से हम कुछ भी सामान भी मंगा सकते हैं, सेवा भी मंगा सकते हैं, परिसंपत्ति भी मंगा सकते हैं। निर्यात का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो भेजा जाता है, यहाँ से हम सेवा भी भेज सकते हैं, पैसा भी भेज सकते हैं, परिसंपत्ति जिसको बोलते हैं, या फिर जो होता है वस्तु जो होता है उसको भी हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो बीओटी जो होता है सिर्फ वस्तु के लिए नहीं निकाला जाता है, परिसंपत्ति के लिए भी, सेवा के लिए भी, और जो होता है इसमें वस्तुओं के लिए भी, ठीक है।
है, तो बीओटी मेरा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निवल अदृश्य मदन। निवल अदृश्य मदन ये क्या होता है? देखिए, ये एक देश के एक निश्चित अवधि में अदृश्य मदों यानी इनविजिबल आइटम्स के निर्यातों और आयातों के मूल्यों का अंतर होता है। क्या कह रहा है कि ये एक देश के निश्चित अवधि में अदृश्य मदों के निर्यातों और आयातों के मूल अंतर होता है। अदृश्य मद किसको कहेंगे भाई? अदृश्य मद यानी जो नहीं दिखे। अदृश्य मद किसको बोलते हैं? जिसका हस्तांतरण होता है, जैसे कि हस्तांतरण यानी ट्रांसफर होता है, पैसे का ट्रांसफर होता है, परिसंपत्ति का ट्रांसफर होता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल है, तो उसके आयात और निर्यात को क्या कहेंगे? उसके आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहेंगे? निवल अदृश्य मदक कहेंगे। निवल का मतलब होता है प्योर यानी पूरा तरह से शुद्ध। आगे हमको बताया जा रहा है कि अदृश्य मदों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, हस्तांतरों तथा आय का प्रवाह शामिल होता है। मैंने आपको जस्ट बोला अदृश्य मद में वस्तु नहीं आएंगे, क्योंकि वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। यहां हमको ये कह रहा है कि अदृश्य का मतलब होता है नहीं दिखने वाला। क्या हम लोग देख सकते हैं? हस्तांतरण को देख सकते हैं। अगर ट्रांसफर की जाती है, कोई प्रकार की किसी प्रकार की अगर सेवा दी जाती है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि कॉल सेंटर में जाता है, तो कॉल सेंटर में कोई आदमी बैठ करके सेवा प्रदान करता है, तो सेवा हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जो सेवा प्रदान करता है उस आदमी को देख सकते हैं, लेकिन वो जो सेवा देता है वो दिखने वाला सेवा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वो मोबाइल पर काम करता है, कॉल सेंटर पर यानी इंटरनेट के जैसा काम, इंटरनेट पर काम करता है वो। तो इंटरनेट एक मतलब जाल है, तो वो जाल हमको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। तो वो क्या हो गया? अदृश्य सेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदृश्य सेवा यानी ये सब मतलब क्या होता है? वो सेवा देता है, लेकिन वो हम आदमी को देख सकते हैं, वो अलग सी बात है। तो अदृश्य मदों में जो होता है विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, सर्विसेज, हस्तांतरणों और प्रवाह को शामिल किया जाता है, फिर शामिल होते हैं। ये होता है अदृश्य मद। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि सेवा उत्पादों जैसे बैंकिंग हो गया, पर्यटन हो गया, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि से प्राप्त निवल बिक्री को गैर उपदान आय कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर उपदान आय कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा पूंजी खाता। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि बीओपी के दो मुख्य खाते होते हैं। पहला खाता चालू खाता, करंट अकाउंट हम लोग पढ़ लिए। तो आपका नेक्स्ट आता है पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? देखिए, यह खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देनों, किसको? अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों को कर्ज देता है। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों को ये क्या देता है? कर्ज देता है। परिसंपत्ति धन को रखने का कोई भी रूप होता है, यानी परिसंपत्ति जो भी धन होते हैं उसका कोई भी रूप होता है, स्टॉक में या फिर मुद्रा के रूप में या फिर बंद पत्र के रूप में या फिर सरकारी ऋण के रूप में रख सकते हैं परिसंपत्ति को। ठीक है, तो परिसंपत्तियों की खरीद पूंजी खाते में डेबिट की जाती है। परिसंपत्तियों की जो खरीद होती है वो पूंजी खाते में क्या की जाती है? डेबिट की जाती है, मतलब उसको क्या किया जाता है? मतलब घटाया जाता है। ठीक है, तो पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को कर्ज देता है, यानी ये क्या होता है? एक तरह से लोन प्रोवाइड करता है। आगे हमको बताया जा रहा है कि पूंजी खाता वित्तीय लेन देनों से संबंधित होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल जो ये होता है, फाइनेंशियल जो लेखा जोखा होता है, जो लेन देन होते हैं उसी से संबंधित होता है पूंजी खाता। ठीक है, तो इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी अंतरण सम्मिलित होते हैं। इसमें अगर देखा जाए पूंजी खाता में, तो ये दोनों टाइप के मतलब क्या रखते हैं? अंतरण रखते हैं। दोनों टाइप के मतलब जो होता है पूंजी अंतरण होता है, शामिल होता है, चाहे वो अल्पकालीन हो या फिर दीर्घकालीन हो। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि पूंजी खाता के घटक निवेश, उसके बाद कह रहा है कि विदेशी ऋण तथा विदेशी सहायता है। ठीक है, पूंजी खाता के घटक निवेश, विदेशी ऋण तथा विदेशी सहायता है। उसके बाद हमको बताया जा रहा है कि पूंजी खाता संतुलन में होता है। कब होता है भाई? देखिए, पूंजी जैसे कि हम लोग बीओटी के बारे में पढ़े, बीओटी कब संतुलन में होगा? बीओटी कब संतुलन में होगा? जब आयात और निर्यात बराबर होगा, चाहे वो किसी भी चीज का आयात हो, वस्तु का आयात हो, सेवा का आयात हो या फिर कोई भी परिसंपत्ति का आयात हो। बीओटी अधिक में कब होगा? जब निर्यात ज्यादा होगा। बीओटी घाटे में कब होगा? जब आयात ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा। ठीक है, तो आगे हमको बताया जा रहा है कि पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी वह बाह्य प्रवाहों के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि बीओटी के बारे में पढ़े, बीओटी संतुलन में कब होता है? जब निर्यात और आयात बराबर होते हैं। बीओटी अधिक में कब होता है? जब निर्यात अधिक होते हैं, आयात कम होता है। बीओटी घाटे में कब होता है? जब आयात अधिक होते हैं, निर्यात कम होता है। ठीक है, तो उसी तरह पूंजी खाता संतुलन में कब होता है? जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाहों के बराबर होता है। अंतर प्रवाह भी होता है, देश के अंदर भी पूंजी आता है और देश से बाहर भी पूंजी जाता है। ठीक है, जब ये
दोनों बराबर होंगे तो तब क्या होगा कि पूंजी खाता संतुलन में होगा। पूंजी खाता में अधिक्य तब होगा जब पूंजी अंतरण में पूंजी जो होता है अंतर प्रवाह बाह्य प्रवाह से ज्यादा होगा। मतलब देश में ज्यादा परिसंपत्ति आएंगे, ज्यादा पूंजी आएंगे, तब क्या कहलाएगा, पूंजी खाता अधिक्य में होगा। सेम वही प्रोसेस है जैसे कि बीओटी जब अधिक्य में होगा जब निर्यात ज्यादा होगा। निर्यात की जगह यहाँ क्या रखा गया है, देखिए पूंजी बाहर में भेजा जाता है तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य प्रवाह कहेंगे, और पूंजी आता है तो उसको कहेंगे अंतर प्रवाह। तो आने वाला आयात बोलते थे और आने जाने वाला जो होता था वो निर्यात बोलते थे। ठीक है, तो बीओटी में जैसे हम लोग संतुलन किए हैं तो जस्ट वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाइड होता है कि पूंजी खाता में अधिक्य तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाह से ज्यादा होता है, तथा पूंजी घाटे में तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाह से कम होता है। मतलब जब पूंजी देश के अंदर कम आता है और देश से ज्यादा बाहर जाता है पूंजी, तब क्या होता है कि पूंजी खाता जो होता है वो क्या होता है, घाटे में होता है। ठीक है, तो पूंजी खाता तो हम समझ लिए, ये क्या होता है कि ये परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों को क्या करती है, कर्ज देती है। क्या देती है, कर्ज करता है, सॉरी दर्ज करता है। ठीक है, यानी लेन देनों को दर्ज करता है। हम शायद कर्ज बोले हैं, यहाँ कर्ज नहीं होगा भाई, ये कर्ज नहीं, ये दर्ज होगा। ठीक है, यानी यह खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को दर्ज करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमको बताया जा रहा है कि भुगतान शेष की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी तो हम पढ़े, बीओपी क्या पढ़े, भूल गए क्या, भूलना नहीं चाहिए। बीओपी यानी दो देशों के बीच क्या लेन देन होता है, कितना परिसंपत्ति का लेन देन होता है, कितना सेवाओं का लेन देन होता है, कितना वस्तुओं का लेन देन होता है, ये पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा लेखा जोखा है। इसी पूरा लेखा जोखा को क्या कहते हैं, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो इसका फीचर्स क्या होता है, क्या इसका फीचर्स है, क्या विशेषता है, भुगतान शेष के यानी बैलेंस से यानी अदायगी भुगतान के या फिर भुगतान शेष के क्या फीचर्स हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। तो ये जो होता है ये एक लेखा वर्ष, ये क्या होता है, एक लेखा वर्ष के लिए बनाया जाता है। इसमें 3 प्रमुख मदें शामिल है। पहला जो है दृश्य मद, जिसको विजुअल आइटम से बोलते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, और दृश्य मद जिसको इनविजिबल आइटम से बोलते हैं, पूंजी अंतरण। ठीक है, जैसे कि दृश्य मद में क्या होता है कि किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, यानी कोई भी चीज का अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, कोई भी कच्चे खदान का, कच्चे पदार्थ का, या फिर कोई लोहा वगैरह का, खनिज का अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो वो हम लोग देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, दृश्य मत कहेंगे। और दृश्य मत किसको कहेंगे, जैसे कि सेवा जो हो गया, सेवा जैसे कि मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया कि कोई अगर कॉल सेंटर में अगर काम करता है तो वो क्या देता है, सेवा प्रोवाइड करता है, लेकिन सेवा को हम लोग देख सकते नहीं देख सकते, वो अदृश्य मत के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सेवा देने वाले को तो हम देख सकते हैं लेकिन उसका सेवा का कोई रूप है, वो तो इंटरनेट पर काम करता है, इंटरनेट हम लोग को दिखाई नहीं देता, तो क्या करेंगे, अदृश्य मद के अंतर्गत आएंगे। पूंजी अंतरण, पूंजी अंतरण होता है ना, देश के अंदर से पूंजी जो होता है बाहर जाता है, विदेश के अंदर से आता है, यानी विदेशी में जो काम करने जाते हैं लोग, यानी विदेश में बहुत सारे फैक्ट्री हैं, बहुत सारे लोग, इंडिया के लोग बाहर में जाके काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि पूंजी को मतलब बाहर से यहाँ भेजते हैं, तो वो क्या होता है कि पूंजी अंतरण के अंतर्गत आएगा, यानी पूंजी अंतरण के अंतर्गत वो रखा जाएगा। तो फीचर्स ऑफ बीओपी कितना हो गया, 3 हो गया, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड पूंजी अंतरण। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि भुगतान शेष की प्रतिकूलता यानी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है कि जब किसी देश यानी जब किसी देश को अपने भुगतान को संतुलित रखने के लिए स्वर्ण देना पड़ता है, सोना, स्वर्ण यानी सोना जिसको बोलते हैं, तो स्वर्ण अगर देना पड़ता है तब, अथवा अल्पकालिक ऋण देने पड़ते हैं, क्या होते हैं, ऋण देने पड़ते हैं, तो इस स्थिति को भुगतान शेष का प्रतिकूलता कहते हैं। क्या कहते हैं, भुगतान शेष का प्रतिकूलता कहते हैं। देखिए हमको क्या करना, थोड़ा सा फिर रिपीट कर रहे हैं। जब किसी देश को, कोई भी देश हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, तो देश को यानी अपने भुगतान को संतुलित रखने के लिए, अपने भुगतान को संतुलित रखने के लिए ज्यादा सा मतलब बैलेंस बना के चलना होता है ना। कोई भी देश चाहेगा, कोई भी सरकार की हमारा घाटे जो होता है, बजट जो होगा घाटे में जाए, तो वह हमेशा चाहेगा कि बैलेंस बना करके चलेंगे, बैलेंस बना करके ही चलना होगा। तो बैलेंस करने के लिए, संतुलित रखने के लिए स्वर्ण देना पड़ता है, यानी सोना देना पड़ता है, अथवा अल्पकालिक ऋण देने पड़ते हैं, यानी क्या कर्ज देने पड़ते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, भुगतान शेष की प्रतिकूलता कहेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कहेंगे, अनफेवरेबल बीओपी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको बताया जा रहा है कि दृश्य व्यापार, ये क्या होता है कि विजिबल ट्रेड, व्यापार का मतलब तो हम तो समझते हैं कि व्यापार का मतलब होता है ट्रेड यानी बिजनेस, तो विजिबल ट्रेड किसको कहेंगे, यानी वस्तुओं के निर्यात एवं आयात को
दृश्य ट्रेड कहते हैं। जो भी वस्तु जिसको हम लोग देख सकते हैं, वस्तु तो होता है ना, वस्तु ऐसा तो नहीं कि वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। वस्तु का आकार होता है, रूप होता है, रंग होता है, यानी एक भौतिक होता है, इसमें डायमेंशन होता है, यानी जो विमाएं होती है 1D 2D 3D होता है, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई होता है। तो ये सब क्या है, ये सब वस्तु के जो व्यापार होते हैं उसी को क्या कहते हैं, दृश्य व्यापार यानी ट्रेड, यानी विजिबल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि दृश्य शेष यानी विजिबल बैलेंस, ये क्या होता है कि वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, दृश्य शेष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य शेष कहते हैं। वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के अंतर को क्या कहेंगे, दृश्य शेष कहेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अदृश्य मद के बारे में। अदृश्य मद के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए ये जो है अदृश्य मद यानी इनविजिबल बैलेंस, सेवाओं से दूसरे देशों यानी सेवाओं से दूसरे देशों से प्राप्ति तथा सेवा के बदले में दूसरे देशों के भुगतान के अंतर को ही क्या कहेंगे, अदृश्य शेष कहेंगे। क्या कहेंगे, अदृश्य शेष यानी इनविजिबल बैलेंस कहेंगे। आगे हमको बताया जा रहा है कि त्रुटि और लोभ। त्रुटि और लोभ क्या होता है भाई, देखिए त्रुटि और लोभ जो होता है ये सभी अंतरराष्ट्रीय लेन देनों को सही प्रकार से रिकॉर्ड करना कठिन कार्य है। सही बात है, जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर क्या होते हैं कि लेन देन होता है, हर एक चीज का लेन देन होता है, इसका रिकॉर्ड रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा रिजिड वर्क है। ठीक है, तो ये मुश्किल कार्य होते हैं। अतः हमारे पास बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक तीसरा अवयव जो है वो क्या है, चालू खाता और पूंजी खाता को छोड़ करके, यानी बीओपी का दो घटक हम लोग पढ़े हैं जस्ट अभी, फिर हम रिपीट करेंगे, चालू खाता और बचत खाता जो पढ़े, तो ये दोनों को छोड़ करके तीसरा अवयव जिसे त्रुटि और लोभ का प्रतिबिंब मानते हैं, क्या मानते हैं, प्रतिबिंबित मानते हैं, उसी को क्या कहते हैं, त्रुटि और लोभ जो है बीओपी का तीसरा अवयव है। ठीक है, तो ये हो गया त्रुटि और लोभ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि स्थिर विनिमय दर क्या होता है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने यहां तक कवर किया। तो सेकंड वीडियो जो आएगा, सेकंड वीडियो में पूरा चैप्टर का हम लोग थ्योरी कवर कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिपीट करने से आपको फिर याद आ जाएगा कि किस कौन सा टॉपिक पर, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फोकस किया, यानी फर्स्ट पार्ट में फोकस किया। और दृश्य मद क्या होता है, त्रुटि लोभ क्या होता है, दृश्य व्यापार क्या होती है, उसके बाद दृश्य व्यापार, दृश्य शेष क्या होता है, भुगतान शेष की प्रतिकूलता किसको कहते हैं, भुगतान शेष की क्या क्या विशेषता होती है, तीन विशेषता दृश्य, अदृश्य और पूंजी अंतरण होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पूंजी खाता क्या होता है, यानी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कब बैलेंस में होगा, कब बैलेंस में नहीं होगा, यानी कब अधिक क्या होगा, कब घाटे में होगा, कब बराबर होगा यानी संतुलन में होगा, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा। यह निवल अदृश्य मद क्या होता है, बीओटी क्या होता है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, यानी व्यापार संतुलन जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद चालू खाता क्या होता है, करंट अकाउंट, ये किसके द्वारा खोला जाता है, उद्योगपतियों के द्वारा खोला जाता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितना निकासी किया जाए, कितना बाहर निकाला जाए, कितना मतलब जो होता है जमा किया जाए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। बीओपी क्या होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको भुगतान से अदायगी संतुलन बोलते हैं। ये चीज हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। और ये हम लोग ये मेन चीज हम लोग ये पढ़े कि खुली अर्थव्यवस्था को के जुड़ाव को स्थापित करने की तीन विधि होती है, तीन प्रोसेस होते हैं, तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड है वित्तीय बाजार, निर्गत बाजार और श्रम बाजार, ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ये सब चीज हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। तो सेकंड वीडियो में जो शेष आप लोग का शेष जो मेरा थ्योरी बचा वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी कंटेंट मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छा मेटेरियल होना बहुत जरूरी है, जो आपको यह पूरा तरह से दिया जाता है, पूरा तरह से आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यानी पूरा जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, मॉडल पेपर होता है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी हम लोग को मिलता है, 2022 का मिला है, वो हम लोग फटाफट करा दिए हैं। जो मेन सब्जेक्ट का होता है वो सब चीज हम लोग करा दिए हैं। चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।